सो हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज के क्लास में हम प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के और कुछ मेथड्स देखेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैसे अल्कोहल से हम एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर पाते हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम देखेंगे कि हाउ वी कैन प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। सो अवर सेकेंड मेथड इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, राइट। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फ्रॉम एल्केन्स। फ्रॉम एल्केन्स, राइट। तो इसमें हम सबसे पहले एल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करना सीखेंगे। ओके, सो एल्काइल क्लोराइड्स। अब देखो एल्काइल क्लोराइड हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। जब हम एल्केन का क्लोरीनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट, तो हमको एल्काइल क्लोराइड मिल जाता है। ओके, सो रिएक्शन क्या हो जाएगा, CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पहले फ्री रेडिकल जनरेट होता है, ठीक है, और फिर उसमें सब्स्टिट्यूशन होता है। तो हमारा हो जाएगा CH3Cl फर्स्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्लस HCl, राइट। अगर मैं इसको फिर से हेलोजिनेट करूं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो मुझे क्या मिल जाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl। अगर इसका हम फिर से क्लोरीनेशन करते हैं अंडर सेम कंडीशन तो अगेन आई विल गेट वन मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट CHCl3 प्लस HCl। और अगर हम इसका फिर से क्लोरीनेशन कर दें अंडर सिमिलर कंडीशन सो आई विल गेट CCl4 प्लस HCl, राइट। क्या मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो हो रहा है, mechanism is free radical substitution. So mechanism is free radical substitution. Okay, mechanism is free radical substitution. ठीक है। Now अगर आपके पास जो एल्केन है वो तीन या तीन से ज़्यादा कार्बन एटम का, दैट मीन्स इफ़ यू आर हैविंग हायर एल्केन्स, राइट, तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या होंगे देखो। सो इन केस ऑफ हायर एल्केन्स हमको क्या मिलेगा, हमको आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, राइट। ये आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स कैसे होंगे देखो, सपोज मैं एक रिएक्शन ले लेता हूँ CH3 CH2 CH3, राइट, और इसको हम क्लोरीनेट करते हैं। सो इसको हमने Cl2 के साथ रिएक्ट कराया तो मेरा एक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितने केमिकली डिफरेंट कार्बन एटम्स हैं। अगर मैं इस पोजीशन से हाइड्रोजन H डॉट को निकालता हूँ तो मुझे यहाँ पे C डॉट मिलेगा, राइट। तो ये कौन सा फ्री रेडिकल बन जाएगा, प्राइमरी फ्री रेडिकल बन जाएगा, राइट। और अगर मैं इस कार्बन से H डॉट को निकालता हूँ तो यहाँ पे C डॉट मिलेगा। तो ये जो मेरा फ्री रेडिकल बनेगा ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा, राइट। और यहाँ से भी ये प्राइमरी बनेगा। तो इसका मतलब है मेरे पास दो डिफरेंट तरह के पोजीशंस हैं जहाँ पे कि फ्री रेडिकल फॉर्म हो सकता है, राइट। तो जितने फ्री रेडिकल की पोजीशंस हैं उतने ही पोजीशन पे Cl आके अटैक कर सकता है, राइट। तो मेरा जो एक प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एक प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा CH3
CH2 CH2 एंड Cl, और दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH CH3 एंड Cl, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो Cl है ये कौन से कार्बन पे लग रहा है, प्राइमरी कार्बन पे लग रहा है, राइट। मतलब यहाँ पे पहले प्राइमरी फ्री रेडिकल बना होगा, है ना, और यहाँ पे जो Cl लग रहा है वो कौन से कार्बन पे लग रहा है, सेकेंडरी कार्बन पे लग रहा है। तो इसका मतलब है इसके लिए पहले सेकेंडरी फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ होगा, राइट। और हमको पता है कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी प्राइमरी से ज़्यादा होती है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा ये मेजर हो जाएगा और ये प्रोडक्ट मेरा माइनर हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो कि अगर मेरे पास 3 या उससे ज़्यादा कार्बन का एल्केन है तो मुझे जो Cl है वो अलग अलग पोजीशंस पे मिल रही है, तो मैंने कहा ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए। सो व्हाट आई एम गेटिंग आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स। इज इट क्लियर? ठीक है ना। ध्यान में रखना है कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ओके। सो द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, राइट। अच्छा, जैसे हमने क्लोरीनेशन किया, जैसे एल्काइल क्लोराइड फॉर्म किया, वैसे ही हम एल्काइल ब्रोमाइड भी फॉर्म कर लेंगे, राइट। ओनली थिंग इज ये जो रिएक्शन है ये थोड़ा सा स्लो होगा, ओके। और क्लोरीनेशन के कंपैरिजन में जो ब्रोमिनेशन होगा वो थोड़ा सा कम एक्सोथर्मिक होगा, राइट। तो हम लिख लेते हैं इस पॉइंट को भी, सेकेंड, इसको क्या दिया था, ए। सो दिस इज बी, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, ओके। तो ये जो एल्काइल ब्रोमाइड है ये भी उसी तरह से होता है, ओके। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऑल्सो अकर्स इन अ सिमिलर वे as chlorination, right, but little slowly, right। and second point क्या हो जाएगा, it is less exothermic, less exothermic as compared to chlorination, okay। Now see the third one, iodination, एल्काइल आयोडाइड, ठीक है। इस मेथड से एल्काइल आयोडाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो अगर हम रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, CH4 plus I2 gives CH3I plus HI, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये जो सिंबल डाला है ना, ये किसका सिंबल है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ओके। तो आपको पूछा जाए कि ये रिवर्सिबल क्यों है, ऊपर तो रिवर्सिबल हुआ नहीं है कोई भी, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो HI बन रहा है, ठीक है, ये HI एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ओके। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, जैसे ही HI बनता है वैसे ही ये CH3I के साथ कंबाइन होता है और इसको फिर से CH4 और I2 में कन्वर्ट कर देता है ना। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस रिएक्शन को सिंपल ऐसे ही करता हूँ तो इस प्रोसेस में HI का फॉर्मेशन होता है, विच बीइंग अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस एल्काइल आयोडाइड इनटू एल्केन एंड आयोडीन अगेन, राइट। तो पहले इतना लिख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स इसमें लिख लेते हैं, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, okay, then this is because
HI formed is a strong reducing agent. HI formed is a strong reducing agent which reduces CH3I back to CH4 and I2, राइट। तो अब करना क्या चाहिए, है ना, कि ये ना हो, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में ना जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस रिएक्शन को किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में करते हैं, लाइक HNO3 या HiO3। ओके, सो thus the reaction is carried out in the presence of some oxidizing agent like HNO3, HiO3 etc. ठीक है, ये क्या करता है, जैसे ही HI बनता है उस HI को तुरंत I2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सच दैट द रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, राइट, विच कन्वर्ट्स HI into I2 such that the reaction always proceeds in forward direction, राइट। कैसे, देखो, जैसे कि मेरे पास ये है, मेरे पास HI बना, मैंने इस HI को HiO3 के साथ रिएक्ट करवा दिया, है ना। तो HiO3 क्या करेगा, इस HI को I2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अब HI बचा ही नहीं है, क्योंकि HI बचा ही नहीं है तो फिर रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई है ना। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, 5 और यहाँ पे 3, राइट। सिमिलरली अगर मैं HNO3 यूज़ करता हूँ, HNO3 प्लस HI, तो ये मुझे दे देगा I2 प्लस NO प्लस H2O, राइट। तो फिर से देख लो कि ये जो रिएक्शन है, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है ना, और रिवर्सिबल क्यों होता है, क्योंकि जो HI है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है कि CH3I को फिर से CH4 और I2 में ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी रखता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराते हैं, जैसे कि HNO3 और HiO3। ये HNO3 और HiO3 क्या करते हैं, देखो यहाँ पे, कि जैसे ही HI बन रहा है उसको तुरंत I2 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तुरंत I2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब HI है ही नहीं, तो जब HI है ही नहीं तो CH3I जो बन रहा है उसको HI रिड्यूस ही नहीं कर पाएगा। ओके, क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक होता है। ओके, इट इज़ एंडोथर्मिक। ठीक है, राइट। अच्छा, अगर हम एल्काइल फ्लोराइड की बात करें, ठीक है, तो इस मेथड से हम एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। ओके, सो डी इज एल्काइल फ्लोराइड। ओके, तो मैंने क्या कहा कि इस मेथड से हम एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, और रीज़न क्या है, क्योंकि जब भी फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है तो ये बहुत ही एक्सप्लोसिवली होता है। ठीक है, और इतना स्ट्रांगली होता है कि इस प्रोसेस में सारे CC और CH बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और आपको कोई भी फ्लोरिनेटेड प्रोडक्ट
नहीं मिलता है। ओके, तो हम इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड ठीक है। रीज़न क्या है, रिएक्शन अकर्स एक्सप्लोसिवली such that all CC and CH bonds are broken and none of the fluorinated product is formed. None of the fluorinated product is formed. ठीक है, राइट। तो ये आपका हो गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कि हम एल्केन को किसी हेलोजन के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में फ्री रेडिकल फॉर्म होता है और इसके बाद जो हेलाइड या फिर एल्केन हेलोजन फ्री रेडिकल है वो क्या करता है, इस एल्काइल फ्री रेडिकल पे अटैक कर देता है और आपको एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है, राइट। ना इसमें एक चीज़ और देखो, अगर मेरे पास एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलाइड फॉर्म करना है, ठीक है, तो कैसे होगा, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलाइड्स, ठीक है। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलाइड्स के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दो, अगर मेरे पास ऐसे स्ट्रक्चर दिया हुआ है CH2 CH CH3, राइट, और इसको मैं Cl2 के साथ ट्रीट कर रहा हूँ एट अ टेम्परेचर ऑफ से 500 to 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में, राइट। तो मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाता है, देखो, माय प्रोडक्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, ठीक है, क्या बन गया, एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड, राइट। इसी तरह से अभी हम देखेंगे कि ये कैसे बनता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास टोलीन है और इसको मैंने Cl2 के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल गेट बेंजाइल क्लोराइड प्लस HCl, ये क्या है, बेंजाइल, ठीक है। अब क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में जब क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन होता है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, राइट। तो इसमें होता क्या है, ये जो रिएक्शंस हैं, ये जो दो रिएक्शंस हम देख रहे हैं, ये दो रिएक्शंस बहुत ईजिली हो जाते हैं, ठीक है। क्यों ईजिली हो जाते हैं, क्योंकि इनके जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं बाय रेजोनेंस, ओके। कैसे स्टेबलाइज करते हैं, देखो यहाँ पे सपोज मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH CH2H है, ठीक है, प्रोपीन, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे होमोलिसिस कराया तो मुझे क्या मिला, CH2 डबल बॉन्ड CH फिर से CH2 डॉट, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा, CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि जो फ्री रेडिकल बना उसने अपने आप को रेजोनेंस स्टेबलाइज कर लिया, है ना। ये आपके किस तरह के स्ट्रक्चर्स हो गए, ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए जिनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है,
ठीक है। इसी तरह से अगर मैं टोलीन के केस की बात करूं तो टोलीन में क्या होता है, देखो ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक हुआ, ठीक है, होमोलिसिस से, तो मुझे क्या मिला, फ्री रेडिकल मिल गया। ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा बाय रेजोनेंस। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो आई विल गेट these type of different resonating structures। ओके, एक ये हो जाएगा, देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो मुझे मिल जाएगा ये वाला फ्री रेडिकल। ठीक है, देन यहाँ से यहाँ पे आएगा और मुझे मिल जाएगा दिस वन। ठीक है, और ये यहाँ से फिर यहाँ पे वापस आएगा तो व्हाट आई विल गेट, दिस, है ना। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो क्या कर रहा है, अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है बाय रेजोनेंस, है ना। तो इस केस में मेरा जो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है बहुत जल्दी फॉर्म हो जाता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स हैं वो बहुत ईजिली प्रिपेयर हो जाते हैं, और जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है वो कौन सा फॉलो हो रहा है, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म, राइट। ओके, नाउ अगर हम इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, ठीक है, या ऑर्डर ऑफ सब्सटीट्यूशन की बात करें तो वो क्या हो जाता है, देखो ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे ईजिली बेंजाइलिक पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन होता है। ठीक है, क्योंकि बेंजाइल फ्री रेडिकल्स सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं। ठीक है, देन एलाइलिक, ठीक है, यहाँ पे भी हमने देखा था रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं ये, राइट। देन टर्शरी में सबसे ईजिली सब्सटीट्यूशन हो सकता है, उसके बाद फिर सेकेंडरी में, उसके बाद फिर प्राइमरी में, उसके बाद फिर विनाइल में, और उसके बाद फिर अराइल में, राइट। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, रिएक्टिविटी हेलोजन की कैसी हो जाएगी, सो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन सबसे ईजिली F2 रिएक्ट करेगा, है ना, एक्सप्लोसिवली, राइट। उसके बाद फिर Cl2, उसके बाद फिर Br2, और फिर लास्ट में I2। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस। ओके, तो ये हमने एल्केन से प्रिपरेशन देख लिया, अब हम एल्कीन से देखते हैं। ठीक है, सो सेकेंड इज फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से हम कैसे एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो इसमें दो मेथड्स हम देखेंगे। फर्स्ट मेथड इज एडिशन ऑफ HX2 एल्कीन, एडिशन ऑफ HX2 एल्कीन, राइट। नाउ अगर हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन्स हैं तो एडिशन कैसे होगा, देखो
सिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होते हैं, देखो जैसे मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। मैंने कहा ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब होता है ऑन आइदर साइड ऑफ डबल बॉन्ड यू हैव इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना। अगर आप देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके दोनों साइड कोई कार्बन नहीं है ना। इस साइड भी कुछ नहीं है, इस साइड भी कुछ नहीं, तो ये सिमेट्रिकल हो गया, है ना। इसी तरह से अगर मैं ये ले लूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके इस साइड एक एल्काइल है, इस साइड एक एल्काइल है, तो ये भी आपका सिमेट्रिकल एल्कीन हो गया, है ना। तो जब हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन होता है और उसमें हम HX ऐड करते हैं, राइट, वेयर X इज Cl Br और I, राइट। तो ये बॉन्ड किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक हो सकता है बाय हेट्रोलिसिस, राइट। किसी भी कार्बन पे पॉजिटिव और किसी पे भी नेगेटिव आ सकता है। जिस पे पॉजिटिव आएगा उस पे X माइनस अटैक कर देगा, जिस पे नेगेटिव आएगा वो H प्लस को खींच लेगा, राइट। तो मुझे जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो मिल जाएगा CH2X, ठीक है, देन CH3, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो प्लस HX गिव्स CH3 अगर मैं इस बॉन्ड को इस डायरेक्शन में ब्रेक कर देता हूँ CHX CH2 CH3, राइट। नाउ अगर मेरे पास जो एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल के लिए क्या होगा, फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, है ना। अनसिमेट्रिकल अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होते हैं, जिनमें कि डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों साइड अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, है ना। जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, इसके इस साइड कोई भी कार्बन नहीं आ रहा है और इसके इस साइड एक CH3 आ रहा है ना। तो ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया, राइट। अब इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब हम HX ऐड करेंगे, ठीक है, तो मैंने सपोज यहाँ पे HBr ऐड किया, राइट। तो यहाँ पे देखो जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो कैसे होगा, यहाँ पे बॉन्ड हमेशा इस डायरेक्शन में ब्रेक होगा, है ना। जैसे हमने पिछले केस में क्या बोला था कि ये जो डबल बॉन्ड है ये किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक हो सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है ना, क्योंकि दोनों साइड यू हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास इस साइड एक प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। ये प्लस आई ग्रुप क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास कर रहा है। तो जैसे ही बॉन्ड को मैं ब्रेक करके इस कार्बन पे लेके आने की कोशिश करता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको रिपेल कर देती है। तो इस डायरेक्शन में कभी भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड हमेशा इस साइड ब्रेक करेगा। तो जब बॉन्ड इस साइड ब्रेक करेगा तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 CH, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे CH2 नेगेटिव आ जाएगा, है ना। अब क्या होगा, Br माइनस इस पे अटैक करेगा, ठीक है, और H प्लस को ये खींच लेगा। तो मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, CH3 CH Br देन CH3, राइट। तो इस तरह का जो एडिशन होता है हम कहते हैं इट फॉलोज मार्कोनिकॉफ्स रूल, है ना। क्या फॉलो कर रहा है, फॉलो मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ भी लिख देते हैं, मार्कोनिकॉफ भी लिख दिया जाता है, ठीक है, रूल, राइट, ओके। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, सिंपल एकदम ऐसे समझ लो कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, राइट, तो इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में देखो मैं यहाँ पे अलग से बता देता हूँ, मेरे पास सपोज ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, और मैंने क्या करना है, डबल बॉन्डेड कार्बन सेलेक्ट कर लेने हैं।
ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आपने डबल बॉन्डेड कार्बन देखने हैं, ठीक है। जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन उस पे नेगेटिव पार्ट जाएगा, और जिस साइड पे ज़्यादा हाइड्रोजन उस पे हमेशा पॉजिटिव पार्ट जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है उस पे हमेशा नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा, और जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव पार्ट को खींचेगा, ठीक है। इसीलिए हमारा यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। एक और चीज़, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है ये कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के थ्रू होता है, ठीक है। कैसे कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के थ्रू होता है, देखो मैं इसी चीज़ को आगे यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि CH3 इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास करेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, CH यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे CH2 यहाँ पे नेगेटिव। जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव आता है ये क्या करता है, इस HBr में से H+ को खींच लेता है, ठीक है। तो मुझे मिलता क्या है, H3CCH पॉजिटिव और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ये जो रिएक्शन है इट प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। अब अगर कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के थ्रू रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि हम हमेशा सोच सकते हैं कि देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, है ना। जैसे हमने पिछले उसमें देखा था कि जहाँ पे भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है हमेशा रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, और वहाँ पे 1,2 हाइड्राइड या 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम वैसे भी एक दो केसेस देख लेते हैं, इस लाइन को लिख लेते हैं। द रिएक्शन प्रोसीड्स ठीक है, द रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, राइट। देयर इज always a possibility of internal rearrangement, राइट। किस तरीके से हो सकती है, बाई 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कैसे होती है। तो हम पहला केस इसमें देखने जा रहे हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट का, हाइड्राइड शिफ्ट का केस। तो सपोज़ मेरे पास जो एल्कीन है वो कुछ इस तरीके का है, CH3 C CH3H CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। और इसमें सपोज़ मैंने HBr ऐड किया, है ना। तो पहला स्टेप क्या है, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक होगा, राइट। तो मैंने इस बॉन्ड को इस डायरेक्शन में ब्रेक करा दिया, तो मुझे क्या मिला, CH3C CH3H CH पॉजिटिव और यहाँ पे CH2 नेगेटिव, है ना। जैसे ही CH2 नेगेटिव मिलेगा ये क्या करेगा, ये इस H+ को खींच लेगा जो कि हमको इस HBr में से मिला है, राइट। तो मुझे कार्बोकैटायन मिल जाएगा, CH3C CH3H CH पॉजिटिव CH3, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये कौन सा कार्बोकैटायन है, ये कौन सा कार्बन है,
2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस साइड यहाँ पे और इस साइड यहाँ से। तो जो कार्बोकैटायन बना ये कौन सा बना, 2 डिग्री बना है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्ट्रक्चर में एक 3 डिग्री कार्बन भी है ना। देखो ये कार्बन जो है लेफ्ट साइड में इससे जुड़ रहा है, इधर इससे जुड़ रहा है, इधर इससे जुड़ रहा है, 3 डिग्री कार्बन है, राइट। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री कार्बोकैटायन ऑल्सो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, CH3 CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव CH2 क्या हो रहा है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, राइट। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, मुझे 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिल रहा था, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया है, मुझे 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल गया है, और 3 डिग्री की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से ज़्यादा होती है, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो Br माइनस बच गया था ऊपर, ये इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक कर देगा, और मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, CH3 CH3 Br CH2 CH3, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले मेरे को क्या मिलने वाला था प्रोडक्ट, पहले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस पोजीशन पे, इसका मतलब है कि मुझे Br यहीं पे मिलता, है ना। लेकिन अब क्या हुआ, जो मुझे मिल रहा है वो Br यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो प्रोडक्ट मेरा चेंज हो गया, ओके। इसी तरह से हम देख लेते हैं 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट भी देख लेते हैं। सो 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट, तो इसमें देखो सपोज मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको मैंने HBr के साथ रिएक्ट कराया, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक हुआ, मुझे मिला CH3 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 CH पॉजिटिव CH2 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक R एक्स्ट्रा डाल दिया था। अब H प्लस को ये खींच लेगा, है ना, तो मुझे कार्बोकैटायन मिल जाएगा CH3 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 C पॉजिटिव H और यहाँ पे CH3, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री, है ना, सेकेंडरी कार्बन पे आ रहा है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट करा दूँगा, मतलब ये पूरा CH3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ओके। तो मुझे क्या मिल जाएगा, CH3 CH3 पॉजिटिव CH3 एंड यहाँ पे CH3, कौन सा कार्बोकैटायन मिला, ये 3 डिग्री, है ना। अब 3 डिग्री की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से ज़्यादा होती है ना। अब जो Br माइनस है वो इस पोजीशन पे अटैक कर देगा, तो मुझे मिल जाएगा CH3 CH3 Br CH3 राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि एक इंटरनल रीअरेंजमेंट हो रहा है, जिसमें कि मुझे एक ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिल रहा है और ज़्यादा स्टेबल
एल्काइल हैलाइड मिल रहा है। ओके, राइट, फाइन। इसी में अब आगे देखो कि अगर मैं सेम रिएक्शन में HBr ऐड कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड या एनी पेरोक्साइड, ठीक है, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मैं यहाँ पे अलग से इसको मेंशन कर लेता हूँ, खरास्क इफेक्ट। ठीक है, और एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, राइट, या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट, किसी भी नाम से हम इसको बुला सकते हैं, राइट। तो मैंने क्या कहा, आई हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 and in this I am adding HBr, right। ध्यान रखना, ओनली एंड ओनली HBr, नो अदर हाइड्रोजन हैलाइड, कोई HCl नहीं, कोई HI नहीं, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। ओके, तो मेरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो CH3 CH CH2 एंड Br, राइट। इसको अगर हम पिछले वाले रिएक्शन से कंपेयर करें, जिसमें हमने मार्कोनिकॉफ लगाया था, ओके, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, एरो के ऊपर कुछ भी नहीं डाला, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH और यहाँ पे Br और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो आप डिफरेंस देखो, यहाँ पे Br इस पोजीशन पे आ रहा है और यहाँ पे Br इस पोजीशन पे आ रहा है, राइट। तो अगर आपको इस तरह का एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है जहाँ पे कि जो हेलोजन है वो प्राइमरी कार्बन पे जा रहा है या लेस प्राइमरी कार्बन पे जा रहा है, तो आप ये वाला रिएक्शन यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर हेलोजन ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड कार्बन पे जा रहा है, ठीक है, तो आप ये वाला रिएक्शन यूज़ करोगे, राइट। तो आपने देखना है कि आपको जो कन्वर्शन दिया जा रहा है या जो रिएक्शन दिया जा रहा है उसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, अकॉर्डिंगली आपने चूज़ करना है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है, मतलब अगर आप एरो के ऊपर कुछ भी नहीं लिख रहे हो तो मार्कोनिकॉफ लग जाएगा। अगर आपको एंटी मार्कोनिकॉफ या खरास्क इफेक्ट दिखाना है तो एरो के ऊपर आपने बेंजोइल पेरोक्साइड लिखना पड़ेगा, राइट। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऐसा होता क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है कि इस रिएक्शन में मेरे को 2 ब्रोमोप्रोपेन मिल रहा है और इस रिएक्शन में मुझे 1 ब्रोमोप्रोपेन मिल रहा है। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन प्रोसीड करता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, और ये रिएक्शन प्रोसीड करता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि दिस रिएक्शन प्रोसीड्स through the formation of free radical, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक डाउट ये भी आ सकता है कि वाई ओनली HBr, है ना, वाई नॉट HCl या HI, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना, अगर पेरोक्साइड लगा रहे हो तो आप केवल HBr ही ऐड करोगे, राइट। सो रीज़न देख लो क्या हो जाएगा, HCl cannot be used, क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि H और Cl के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, राइट। तो यहाँ पे हमको जो फ्री रेडिकल मिलता है, ये फ्री रेडिकल इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है ना, तो हम HCl यूज़ नहीं कर पाते हैं, राइट। सो HCl कैनॉट बी यूज्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ of HCl bond which cannot be broken by
फ्री रेडिकल, राइट। HI क्यों नहीं यूज़ कर पाते हैं? HI कैनॉट बी यूज्ड, राइट। क्यों नहीं यूज़ कर पाते हैं? क्योंकि HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तो बहुत कम होती है ना। HI के बीच का जो बॉन्ड है ये तो बहुत वीक होता है, जल्दी से ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद जो I डॉट मिलता है ये तुरंत एक और I डॉट के साथ कंबाइन होकर I2 बना लेता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो HI कैनॉट बी यूज्ड बिकॉज HI bond being very weak easily breaks into I dot. This I dot further combines with one more I dot to form I2। ओके, क्लियर है? सो इस तरह से हम यहाँ पे केवल HBr ही यूज़ कर सकते हैं, HI या HCl का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, अब इसी में एक और रिएक्शन देख लो। इन केस ऑफ एल्कीन, अलग से मेंशन कर देता हूँ, एडिशन ऑफ Cl2 या एडिशन ऑफ हेलोजन लिख लो। नहीं तो आप बोलोगे सर Cl2 ही क्यों? एडिशन ऑफ हेलोजन इन CCl4, राइट। क्या बोला जा रहा है कि अगर आप हेलोजन का एडिशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है? तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? विसिनल डाइहेलाइड। ओके, विसिनल डाइहेलाइड्स आर फॉर्म्ड, राइट। विसिनल डाइहेलाइड्स क्या होते हैं? देखो, अगर मेरे पास एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें मैंने सपोज Br2 ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, राइट, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH2Br और फिर से CH2Br, राइट। तो इस तरह के जो डाइहेलाइड्स हैं इनको हम कहते हैं विसिनल डाइहेलाइड्स। क्या हो रहा है? जब हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पे जाते हैं, राइट, तो इनको हम विसिनल डाइहेलाइड्स कहते हैं, राइट। एक चीज़ और समझो यहाँ पे कि ये ब्रोमिनेशन रिएक्शन है ना। इसमें क्या होगा? जो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ओके, किस लिए? यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ओके, राइट। अगर हम इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? देख लो, इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो सबसे पहले हमारा ये वाला एल्कीन रिएक्ट करेगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ठीक है। उसके बाद फिर CH3C CH3 डबल बॉन्ड C H CH3, ओके। उसके बाद फिर CH3C H डबल बॉन्ड C H CH3, ओके। उसके बाद फिर CH3C H डबल बॉन्ड C H H, राइट, एंड एट द एंड HCH डबल बॉन्ड CHH, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्कीन का जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन
उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी, राइट। एल्कीन का जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी। ओके, तो हमने इस तरह से हाइड्रोकार्बन से ये दो मेथड्स देख लिए टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है यू कैन आस्क मी थ्रू मैसेज, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।